अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात और मैं मोहम्मद बुखारी। मेरे साथ आज एक ही मेहमान है और वो मेहमान नहीं है बल्कि मेज़बान है। आप उनको अक्सर देखते रहते हैं टीएम की स्क्रीन पे, न्यूज़ रीडर भी हैं, इसके साथ साथ हमारे सीनियर एंकर हैं करंट अफेयर के जनाब वसीम चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। बहुत शुक्रिया भाई साहब। आज बजट पेश हुआ पाकिस्तान की कौमी असम्बली में। ज़ाहिर है जो आने वाले चंद दिनों में बजट पास भी हो जाएगा, जिसके लिए ये पूरी एक्सरसाइज की गई मुस्लिम लीग काफ के साथ पीपल्स पार्टी का एक गैर फितरी इत्तेहाद जिसको कहा जा रहा है। बहरहाल जो कुछ खेला गया बहुत सोच समझ के खेला गया, बड़े अच्छे पत्ते इस्तेमाल किए गए। आसिफ जरदारी साहब ने जो सदर मुल्कत हैं, हमेशा ये पिछले 3 सालों से जो वो सियासत करते आ रहे हैं, सो फार वो अपने आप को कामयाब सियासतदान कहलवाने के मुस्तहिक हैं और लोग उनको कह रहे हैं। ज़ाहिर क्रिटिक जो है, तनकीद मीडिया या पॉलिटिशियन या जो उनके अपोजिशन है, उनका काम है तनकीद करना। हम भी उनके ऊपर तनकीद करते हैं, आप भी तनकीद करते हैं, लेकिन जो सियासी मैदान में जो दाव पेच खेले जाते हैं, कम अज़ कम जरदारी साहब वो दाव पेच सारे जान चुके हैं। इसीलिए शायद उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को कहा कि जी मैंने जो कुछ सीखा है वो आपसे सीखा है। और ये बड़ी ज़ूमनी बात थी जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को, जब वो उनके वालिद की फातिहा खानी के लिए गए तो जो मियां साहब को फरमाया जरदारी साहब ने कि जी आप मेरे उस्ताद हैं, मैंने सियासत आपसे सीखी है। शायद ये वो मियां साहब को ये बताना चाह रहे थे कि अगर आप मुझे 9-10 साल जेल में ना डालते तो शायद मैं इतनी चालबाजी या इतनी शातराना चालें मैं ना चल सकता जो अब मैं चल रहा हूँ। बहरहाल मेरा आज दिल चाह रहा था कि जो इतना मायूस कुन बजट पेश किया गया कौमी असम्बली पे, उस पर बात ना करूं, इसलिए कि सुबह से लेकर शाम तक मायूसी की बातें हम करते हैं, मायूसी की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो मैंने कहा कि आज किसी और टॉपिक पे गुफ्तगू की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात ही कुछ इस तरह के हैं, जिस टॉपिक पे भी गुफ्तगू करना चाहें वहाँ कहीं ना कहीं से कोई मायूसी का पहलू निकल ही आता है। रोमानवियत हर इदारे में होती है। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो रोमानवी किरदार का रूप धार लेते हैं। हम लोग जो पाकिस्तानी कौम है इस वक्त छोटी छोटी खुशियों को तरस रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम बारिश की दुआएं करते हैं, और अगर बारिश का 1-2 कतरा भी कहीं से गिरता है तो हम खुशी से उछल जाते हैं। वो फौजी जवान, वो फौजी मुजाहिद जो मैदान जंग में बॉर्डर पे खड़ा कहीं जंग कर रहा हो, दुश्मन के साथ मुकाबला कर रहा हो, और उसको वहाँ पे एक छोटी सी कोई खुशखबरी मिल जाए, उसको जाके कोई उसके कान में यही बता दे कि तुम्हारी माँ का तुम्हारे घर से ख़त आया है या तुम्हें अल्लाह ताला ने बेटा दिया है, तो उस फौजी मुजाहिद का जो उस वक्त जंग की हालत में बॉर्डर पे खड़ा दुश्मन से लड़ रहा है, जो उसकी जो खुशी की इंतहा होती है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। यही हालत कुछ पाकिस्तानी कौम की है। अभी जब वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान की टीम हार के, और वो भी अपने एक ऐसे हरीफ से जिससे कभी हारना हम तसव्वुर ही नहीं करते, भारत से फाइनल से हार के जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वापस आई तो पाकिस्तान की कौम ने कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की कौम हर एयरपोर्ट पे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहां कहीं भी खिलाड़ी हमारे जिन्होंने लैंड किया, फूलों के हार लिए, लंबे लंबे जुलूस लिए, ढोल लिए, हमारी कौम खड़ी थी और खुशी का इजहार कर रही थी, क्योंकि एटलीस्ट हमारी कौम फाइनल तक तो पहुंची। अभी वेस्ट इंडीज़ हमारी टीम आई और बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई, हमारे लोग बेइंतहा खुश थे। क्रिकेट टीम में हमेशा से कोई ना कोई किरदार ऐसे रहे हैं जो रोमानवी किरदार की शक्ल जिन्होंने धारी। वो वक्त जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त इमरान खान साहब एक ऐसा किरदार थे, गो के बाकी खिलाड़ी जो थे उनका एफर्ट, उनकी मेहनत सबकी शामिल थी, टीम एफर्ट था, इसलिए हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। लेकिन इमरान खान साहब का जो किरदार था वो एक रोमानवी किरदार था। इमरान खान साहब जब तक ग्राउंड में होते लोग क्रिकेट को देखते, लोग क्रिकेट से इश्क करते। उसके बाद वसीम अकरम जब कैप्टन बने, लोगों ने बहुत प्यार दिया वसीम अकरम को, लेकिन फिर ज़ाहिर है एक एक करके सारे अपनी जो खेल के चले जाते हैं। रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया वसीम अकरम साहब ने। उसके बाद शाहिद अफरीदी एक ऐसा रोमानवी किरदार बन के उभरे क्रिकेट की दुनिया में कि वो शख्स जब विकेट पे आता तो लोग आशश कर उठते। शाहिद अफरीदी सेंचुरी बना के आउट होता, लोग उठ के घरों को चले जाते। शाहिद अफरीदी 0 बना के आउट होता,
लोग उठ के घरों में चले जाते। फिर शाहिद अफरीदी ने दिन रात मेहनत की, अपने दोस्तों के मशावरत से उसने अपनी बॉलिंग पे खसूसी तवज्जो दी और इस वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी दुनिया के बेहतरीन बॉलर में से एक बॉलर बन के उभरे। शाहिद अफरीदी की क्रिकेट और शाहिद अफरीदी की कप्तानी में टीम गो के वर्ल्ड कप हार गई, लेकिन लोगों ने शाहिद अफरीदी के ऊपर उंगली तक नहीं उठाई। लोगों ने कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि लोगों ने दाद दी कि शाहिद अफरीदी ने कौम को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया और जो एक अच्छे कप्तान होने की जो सलाहियतें हैं वो तमाम तर सलाहियतें जो है वो बरूए कार लाई शाहिद अफरीदी ने। गो के गलतियां भी हुई, फाइनल में भी गलतियां हुई जो शाहिद अफरीदी ने खुद भी एतराफ़ किया उन गलतियों का। टीम की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने भी एतराफ़ किया इस चीज़ का, लेकिन आवाम ने बहरहाल शाहिद अफरीदी को बहुत प्यार दिया। वेस्ट इंडीज़ में शाहिद अफरीदी वनडे क्रिकेट सीरीज का कैप्टन थे और ज़ाहिर टेस्ट क्रिकेट जो है मिसबाह उसकी कप्तानी कर रहे थे। क्या हुआ वेस्ट इंडीज़ में ये लोगों को नहीं पता था। मैनेजमेंट के साथ क्या हुआ शाहिद अफरीदी का मामला, कोच के साथ शाहिद अफरीदी का मामला क्या हुआ, किसी को नहीं पता था। कौम को अगर पता था तो सिर्फ ये पता था कि वर्ल्ड कप हारने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतने जा रही है वेस्ट इंडीज़, और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने। वनडे सीरीज मुकम्मल करके जीत के शाहिद अफरीदी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, क्योंकि बाकी टीम जो थी वो वेस्ट इंडीज़ में मौजूद थी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान पहुंच के कुछ गिले शिकवे जो थे, कुछ हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो स्पोर्ट्स मीडिया उनके सामने उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए जो वकार यूनुस जो कोच हैं इस वक्त उनके दरमियान और उनके दरमियान जो कुछ हुआ। शाहिद अफरीदी एक जज्बाती नौजवान है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है शाहिद अफरीदी की वो ये है कि आज तक शाहिद अफरीदी ने जितने भी मैचेस खेले, जब तक वो ग्राउंड पे रहता है या जब तक वो कैप्टन रहे, किसी शख्स को ये जुर्रत नहीं हुई कि शाहिद अफरीदी के ऊपर कोई सट्टेबाजी का इल्ज़ाम लगाया जा सके, शाहिद अफरीदी के ऊपर कोई जुए का इल्ज़ाम या कुछ भी ऐसा कोई नेगेटिव ब्लेम जो है वो शाहिद अफरीदी के ऊपर नहीं लगाया आज तक। शाहिद अफरीदी का मीडिया के सामने आके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देना जो पीसीबी को नागवार गुजरी, गो के सच कड़वा होता है, लेकिन फिर भी शाहिद अफरीदी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की कि वो बातें जो मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए थी वो पहले पीसीबी के सामने जानी चाहिए थी। शाहिद अफरीदी ने कुछ जज्बाती अंदाज में वो बातें भी मीडिया के सामने कर दी। उसके बाद एक शो का नोटिस बाकायदा जारी हुआ और शाहिद अफरीदी ने ये तक कह दिया कि जब तक हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं एजाज भट्ट साहब जब तक वो मौजूद है उनकी चेयरमैनी में मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। उसके बाद आनन फानन अचानक क्या हुआ शाहिद अफरीदी को कि शाहिद अफरीदी साहब ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये एक खबर ऐसी खबर थी कि जो क्रिकेट के शायकीन या वो लोग जो क्रिकेट से इश्क करते हैं, न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ पाकिस्तान की कौम तो है ही, बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, दीगर ममालिक में रहते हैं और क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो लोग भी शाहिद अफरीदी से प्यार करते हैं। उन लोगों के लिए ये खबर जो है ये एक बड़ी अफसोसनाक और गम का पहाड़ बन के उनको मिली ये खबर कि शाहिद अफरीदी ने इतना आनन फानन ये फैसला कैसे कर लिया। क्योंकि जब आप क्रिकेट के खिलाड़ी हों, आप कोई फिल्मी हीरो हों, आपको मीडिया पर्सन, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनका अपने ऊपर हक तो होता ही है, लेकिन शायद पब्लिक का उनके ऊपर ज़्यादा हक होता है। सो इस तरह का फैसला इतना अचानक करना, इतना जज्बाती अंदाज में, लोगों को ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोगों ने जुलूस निकाले। एक सर्वे के मुताबिक 90% पाकिस्तानी कौम जो क्रिकेट को लोग देखते हैं और पसंद करते हैं, 90% लोगों ने इस फैसले को बुरा समझा, गलत फैसला समझा और उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी को अभी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करना चाहिए। बहरहाल शाहिद अफरीदी साहब ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पीसीबी का शो का नोटिस आया, उसका जवाब भी 24 घंटे के अंदर अंदर शाहिद अफरीदी साहब ने दे दिया। वकार यूनुस साहब जो हैं वो आयरलैंड की सीरीज जीत के टीम के साथ वापस पहुंचे हैं और उन्होंने जाके पीसीबी के चेयरमैन जनाब एजाज भट्ट साहब को और पीसीबी को वो सारी रिपोर्ट्स जो है जो देनी थी शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ या शाहिद अफरीदी के हक़ में वो दे दिया। क्योंकि मीडिया के सामने वकार यूनुस ने आगे कहा कि ये आपस के जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं ये होते रहते हैं टीम में, लेकिन इतना बड़ा एक्शन इसका नहीं लेना चाहिए था कि शाहिद अफरीदी जाके रिटायरमेंट का ऐलान कर देते। ये उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए भी दचका है। ये शायद ये मीडिया के सामने बातें थी या वाकई वकार यूनुस अंदर से ये बात कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने ये बात जरूर की कि शाहिद अफरीदी की कप्तानी में टीम बहुत इंप्रूव हुई है और टीम बिल्कुल सही सिमत पे जा रही थी, लेकिन शाहिद अफरीदी ने अचानक कैप्टनशिप से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, जो कि अच्छी बात है, बल्कि क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया।
उसके बाद जो काउंटी क्रिकेट के साथ उनका जो अभी मुआहदे थे, शाहिद अफरीदी खेलने के लिए आ रहे थे हम शहर काउंटी में, वो भी सारे जो है ज़ाहिर पीसीबी ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पीसीबी के तवसत से होते हैं वो भी सारे मनसूख हो गए। अब जनाब 8 जून को पीसीबी की एक डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश किया जाएगा शाहिद अफरीदी साहब को, जहाँ पे जाके वो जो इजहार वजूह के नोटिस दिए गए उनके सामने जाके वो सारी बातें जो है वो बताएंगे। मेरे साथ वसीम चौधरी साहब इनसे गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान से मेरे साथ होंगे जनाब मोहम्मद बाबर साहब जो स्पोर्ट्स के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। और इसके अलावा स्पेन से मेरे साथ होंगे बार्सिलोना क्रिकेट क्लब और कतलोनिया, एक सूबा है स्पेन का, कतलोनिया क्रिकेट फेडरेशन जो स्पेन की जो उनकी जो गवर्नमेंट क्रिकेट बॉडी है, जिस तरह हमारी पीसीबी है, जो कतलोनिया सूबे की जो क्रिकेट फेडरेशन है उनके प्रेसिडेंट जनाब खालिद शहबाज चौहान साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। वसीम साहब, सबसे पहले तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये फैसला कैसा फैसला लगा आपको शाहिद अफरीदी का? शाहिद, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आज पाकिस्तान में पूरी कौम बजट खेल रही है, तो आपने एक अच्छा टॉपिक रख के पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आपने बात शुरू की। और शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, बूम बूम अफरीदी के नाम से पूरी दुनिया उनको जानती है, और उनका इस्तीफ़ा आना और अचानक रिटायरमेंट देना, फिर आपने देखा कि अब कानूनी मामलात भी बीच में आ गए हैं। शाहिद अफरीदी ने कानूनी फर्म से रब्ता किया, उन्होंने पीसीबी को नोटिस भेजा कि उन्हें हैम्पशायर में एक काउंटी खेलनी थी, उससे उनको मना कर दिया गया है। क्योंकि शाहिद अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद बरतानिया आए, तो उन्होंने जब रब्ता किया कि वो हैम्पशायर काउंटी के साथ खेलेंगे, लेकिन उनको जब ये मालूम हुआ कि आपका तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही मनसूख कर दिया गया है। अब इदारों के साथ लड़ाई लेना पाकिस्तान के अंदर कोई आसान काम नहीं है, जो कि क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं। तो शायद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, सियासतदानों को, तमाम अदारों के लोगों को मैं ये बात करूँगा, उन्होंने एक बात की थी छोटी सी, उनको पॉइंट एजाज भट्ट को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है। उन्होंने ये कहा था कि जाएंगे तो सारे जाएंगे, नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए इजाज भट्ट के खिलाफ बात करना, शाहिद अफरीदी की इजाज भट्ट पैकेज में है ना, इजाज भट्ट जो है, क्योंकि हमारे लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, सियासत तो हर जगह पे है। अब पूरी कौम देखें शाहिद अफरीदी के साथ है, लेकिन इजाज भट्ट को कोई टच से मस नहीं कर सका, उनको उनकी जगह से कोई हिला नहीं सका। इसलिए कि आपको पता है कि काफ लीग के साथ, अब ये बातें ऐसी हैं शायद लोगों को समझ में ना आए, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग जानते भी। काफ लीग के इत्तेहाद के बाद आपको वजीर दफा कहीं नजर नहीं आ रहे, वो पहले अमेरिका चले गए, अब वो 11 आके उन्होंने चुप साथ लिए, चुप का रोजा रखा हुआ है। और अगर ऐसे हालात में इजाज भट्ट साहब को भी चलता किया जाए तो इसका मतलब है कि वजीर दफा इस्लामाबाद छोड़ के गुजरात आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि चौधरी अहमद मुख्तार साहब और देखिए पूरी कौम का मुतालबा रहा है कि इजाज भट्ट को तब्दील करें। जब क्रिकेट स्कैंडल आया, मेरे भाई ये पैकेज होता है, मखदूम अमीन फ़हीम साहब अगर प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ के वफाकी वजीर तिजारत बनते हैं तो एक पैकेज डील होती है जी कि मेरे बेटे को क्या बनाया जाएगा, मेरी बेटी को आयरलैंड में कौन सा ओहदा दिया जाएगा। इसी तरीके से जितने भी ये वजीर आते हैं, ये सिर्फ अकेली वजारत के साथ नहीं आते, जब ये डील्स होती हैं बैठ के प्रेसिडेंट हाउस में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो ये पैकेज होते हैं। तो ये अहमद मुख्तार साहब का जो पैकेज उनको दिया गया, आपको पता है कि आसिफ जरदारी साहब के सबसे करीबी दोस्त है चौधरी अहमद मुख्तार साहब। चौधरी अहमद मुख्तार साहब, जी हाँ बिल्कुल, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के उम्मीदवार थे, तो उनको अगर वजारत दफा का कलमनामा सौंपा गया तो साथ पैकेज दिया गया। उस पैकेज में जहेज में ये जो हमें मिला तोहफा जो इजाज भट्ट साहब का, वो जाहिर है वो आसिफ जरदारी साहब क्रिकेट खेल का कितना नुकसान हो रहा है। बाबर साहब मेरे साथ लाइन पे जी बाबर साहब लाइन पे या खालिद साहब मेरे साथ लाइन पे जी अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। जी बाबर जी बाबर साहब नाज़रीन मेरे साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स के बड़े सीनियर मीडिया पर्सन है। बाबर भाई ये बताइएगा कि ये कौम छोटी छोटी खुशियों पर तरस रही है, ज़ाहिर है बजट के ऊपर लोगों की लहद है, तो हर साल हम जून में देखते हैं, लेकिन कौन सुनता है। आटा आटा रोटी रोटी के नारे जो हैं वो बस हम लोग लगाते हैं और रात को सो जाते हैं। जब आटा 2 रुपये किलो था तब भी लोग खा के सोते थे, अब आटा अगर 100 रुपये किलो तक भी चला जाएगा तो लोगों को पता है कि ये हर साल बजट में महंगाई तो होनी होनी है। लेकिन ये जो साइड पर जो छोटी छोटी खुशियाँ हम ढूंढते फिरते हैं, उन खुशियों में एक नाम था शाहिद अफरीदी का, कि शाहिद अफरीदी अगर ग्राउंड में होता था तो बहुत सारे लोगों की नजरें लगी होती थी कि अभी मतलब टीम तो हमारी अभी भी आयरलैंड से जीत के आ गई है, लेकिन जो शाहिद अफरीदी के साथ वो जो रोमांस था पाकिस्तानी कौम का, वो खत्म होने को है। और उसके पीछे कौन पड़ गया, किसकी नजर लग गई है? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा बुखारी साहब, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और सबसे बड़ी बात ये
जैसे आपने कहा कि शाहिद अफरीदी जब बैटिंग के लिए ग्राउंड में उतरते हैं तो लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, लोग अपने काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते हैं उनकी बैटिंग देखने के लिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन पिछले कुछ चंद सालों से जब से शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाया गया, वो बहुत ज्यादा उनका नाम लिया गया कि वो ग्रुपिंग करते हैं टीम में। उन्होंने अब टीम में अपना ग्रुप बना रखा है। वो फोर्स करते हैं सिलेक्टर्स को कि उनकी पसंद की टीम खिलाई जाए, उनकी पसंद के लड़के खिलाए जाए। इस सारी सूरत हाल में ना सिर्फ उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है वो उसमें बहुत कमी आई, वो बहुत खराब हुई उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि शाहिद अफरीदी ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान खुद को पाकिस्तान क्रिकेट का दूसरा इमरान खान समझना शुरू कर दिया उन्होंने। उनके पास इतनी पावर्स आ गई, उनको इतनी पावर्स दी गई बोर्ड ने कि वो हर चीज में अब डिक्टेशन देने शुरू कर दी उन्होंने बोर्ड को। तो जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई तो फिर उनके जो मुखालिफ ग्रुप था, लाइक जिसमें मोहम्मद यूसुफ थे और 2-3 प्लेयर, यूनुस खान भी उस ग्रुप में शामिल थे एक वक्त में। फिर बाद में वो उन्होंने दोबारा शाहिद अफरीदी के साथ दोस्ती कर ली। एक दूसरे ग्रुप ने उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया कि ये हम लोगों को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अब्दुल रज़ाक का नाम, अब्दुल रज़ाक ने तो खुलकर शाहिद अफरीदी के खिलाफ बयान भी दिया था कि वो उनका कैरियर खत्म करने पर तुले हुए हैं। इस सारी सूरत हाल में जब हम जायजा लेते हैं तो शाहिद अफरीदी एक हीरो से विलन के रूप में जाना शुरू हो गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट शौकीन, आपको पता है, क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, हर एक चीज को बड़ा माइन्यूटली वो डिस्कस करते हैं और देखते हैं, आपस में बातें करते हैं। जब उन्होंने ये देखा कि जो शाहिद अफरीदी जो बूम बूम के नाम से मशहूर है, छक्के मारने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, उनका एक दौर में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा सबसे ज्यादा छक्के मारने का, जब वो अपनी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही तो अब शौकीन भी शाहिद अफरीदी से जो लगाव रखते थे अब वो उसका वो लेवल नहीं रहा है। अब लोगों ने देखा कि शाहिद अफरीदी ने इतने अहम मौकों पे वर्ल्ड कप जैसे बड़े मैचेस में गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की, गैर जिम्मेदाराना कप्तानी की और ऐसे लड़कों को टीम में शामिल किया जो डिजर्व नहीं करते थे। इन सारे लड़कों में फवाद आलम और खुरम मंजूर, ये 2-3 नाम ऐसे हैं जिनको हमेशा तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन क्योंकि शाहिद अफरीदी के फेवरेट थे, शाहिद अफरीदी उनको हर कीमत पे टीम में शामिल कराना चाहिए। अब इसी सारे तनाजुर में उनके इख्तलाफात बोर्ड से पैदा होना शुरू हुए। सबसे पहले उनके इख्तलाफात सिलेक्शन कमेटी से हुए, जिसमें जो मोहम्मद इलियास हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनके साथ उनके इख्तलाफ हुए। फिर इजाज भट्ट के साथ उनके इख्तलाफात शुरू हो गए और जो आखिरी कील शाहिद अफरीदी के जो कप्तानी है उसके ताबूत में ठोका वो कोच वकार यूनुस ने ठोका, क्योंकि वकार यूनुस टीम को सेमीफाइनल तक लेकर गए। पाकिस्तान टीम ने सेमीफाइनल खेला और सीरीज भी जीती, अवे सीरीज जीती। जो सबसे बड़ा पाकिस्तान टीम पर इल्जाम ये रहा है कि जी अपने मुल्क में हमेशा जीतती रही है, लेकिन वकार यूनुस की कोचिंग में पाकिस्तान ने जो अवे सीरीज है वो भी जीती। वकार यूनुस के साथ जब शाहिद अफरीदी के खिलाफात हुए तो शाहिद अफरीदी ने उसी जोम में कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के दूसरे इमरान खान है, उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है, वकार यूनुस की अथॉरिटी को चैलेंज किया, क्योंकि वकार यूनुस इन एनी केस क्रिकेट में शाहिद अफरीदी से बहुत बड़ा नाम रखते हैं, बहुत ज्यादा तजर्बा रखते हैं। उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, उनकी जो पाकिस्तान के लिए खिदमत है, वो किसी तरह भी किसी दूसरे खिलाड़ी से कम नहीं है। तो उन्होंने जब इनके शाहिद अफरीदी के खिलाफ स्टैंड लिया है तो चेयरमैन बोर्ड ने भी उनका साथ दिया और जिसकी वजह से शाहिद अफरीदी को फिर कप्तानी से हाथ धोना पड़े। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बातें हो रही हैं कि पीसीबी कोई साजिश क्रिएट की जा रही है शाहिद अफरीदी के खिलाफ, कोई ऐसा आप समझते हैं कि कोई बात नहीं है इसमें, शाहिद अफरीदी की अपनी गलतियां शामिल है, अपना नुकसान शाहिद अफरीदी खुद? जी बिल्कुल 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 100% इसके जिम्मेदार शाहिद अफरीदी हैं। देखिए, पाकिस्तानी टीम से जब सीनियर खिलाड़ी निकाले गए हैं तो यंग टीम इमर्ज हुई है। मैं फिर एक बार कहूंगा कि मैं शाहिद अफरीदी से उनका क्रेडिट वापस नहीं ले रहा, उन्होंने पाकिस्तानी टीम को बिल्ड करने में अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो खिलाड़ियों का एतमाद खो दे, जो अपने टीममेट का एतमाद खो दे, ऐसी सूरत हाल में आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर खिलाड़ी एक शख्स की इज्जत ही नहीं करते और टीम का जो कोच है उसके साथ वो लड़ रहा है, सिलेक्शन कमेटी के साथ लड़ रहा है, बोर्ड के साथ लड़ रहा है और तो ये सारी चीजें भी बर्दाश्त हो जाती हैं अगर खिलाड़ी खुद परफॉर्म कर रहा हो। अब शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस देख लें, एक साल में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। जी बाबर, एक चीज जो है बड़ी जो मुझे कम अज कम फील हुई, जो शाहिद अफरीदी ने एक स्टेटमेंट उनके सामने आई
कि पंजाब का एक ग्रुप जो है वो मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। तो मतलब ये पंजाब का नाम कहां से आ गया? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम पाकिस्तान का मतलब कम से कम एक ही तो चीज है हमारी जो स्पोर्ट्स है जिसमें हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान का नाम हम रोशन करते हैं। तो यहाँ पे सुबाइयत की बात कहाँ से आ गई कि पंजाब का कोई ग्रुप है जी वो मेरे खिलाफ कोई मतलब कर रहा है, ऐसा कुछ लॉबिंग कर रहा है या मेरे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि शाहिद अफरीदी इस हद तक गए हैं कोच वकार यूनस और चेयरमैन इजाज भट्ट की मुखालफत में कि उन्होंने सुबाइयत को हवा देने की कोशिश की है, जबकि क्रिकेट जो है वो उसमें इस बात को देखकर सिलेक्शन नहीं की जाती किसी खिलाड़ी की कि वो कौन से सूबे से ताल्लुक रखता है। अब ये जो उन्होंने बात की है पंजाब की बात की है, तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये सबको पता है, पाकिस्तान में रहने वाले बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में हमेशा दो बड़े ग्रुप रहे हैं, एक कराची की लॉबी रही है और एक लाहौर की, क्योंकि ज्यादा प्लेयर इन्हीं दो शहरों से आते रहे हैं। बड़े शहर हैं, ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, आबादी ज्यादा है, ये दोनों शहर ही ज्यादा क्रिकेट प्रोड्यूस करते हैं। ये सबको पता है कि हमेशा ये दो लॉबीज रही हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए तो एक आध प्लेयर आप कप्तान कोच अपनी मर्जी से हमेशा खिलाते रहते हैं और फेवरेटिज्म तो हमेशा से रहा है। ये इमरान खान साहब का दौर अगर हम देखें तो वसीम अकरम मतलब कि हमेशा उनके फेवरेट रहे, और जो भी कैप्टन होता है उसको कम से कम इतना तो होता है कि लॉबिंग ग्रुप्स तो होते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जनाब एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उसको ये हक है कि वो एक आध प्लेयर खिला सके, लेकिन जब वही प्लेयर या उसकी सिलेक्शन या उसकी मनमानियां उसके गलत फैसले टीम की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं है। जहां तक शाहिद अफरीदी की बात है, उन्होंने पंजाब का नाम लिया, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब यही वो बोर्ड है जिसने शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाया था, और शाहिद अफरीदी का ताल्लुक पंजाब से नहीं है, वो कराची से ताल्लुक रखते हैं। अब जब उनके बोर्ड से खुलाफात हुए हैं तो उनको पंजाब और सिंध याद आ रहा है, कराची याद आ रहा है, पिशावर याद आ रहा है, और ये वही शाहिद अफरीदी हैं जो नेशनल टीम में होने के बावजूद जो उमर गुल से पट्टों में बात करते हैं, जिस पर बहुत सारे खिलाड़ियों ने एतराज भी किया कि जनाब हमें इनकी बात समझ नहीं आती, आपस में पता नहीं क्या गिटमिट करते रहते हैं। तो शाहिद अफरीदी को बिल्कुल ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो आप ये समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में जो एटीट्यूड सामने आया है शाहिद अफरीदी का कोई मैच्योर एटीट्यूड सामने नहीं आया? जी बिल्कुल इनमेच्योर। आप उनका माजी देख लें, वो कभी गेंद जमाते हैं, कभी विकेट खराब करते हैं, कभी किसी खिलाड़ी को थप्पड़ मारते हैं। शाहिद अफरीदी सीनियर तरीन प्लेयर होने के बावजूद मौजूदा टीम में एक निहायत ही गैर जिम्मेदार और नॉन सीरियस कैरेक्टर हैं। और आप ये एक साबिक वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए एक ऐसी क़यादत ये बायसे नदामत साबित होती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान क्रिकेट ने इमरान खान, फजल महमूद, जहीर अब्बास जैसे लेजेंड पैदा किए हैं, वसीम अकरम, वकार यूनस जैसे खिलाड़ी पैदा किए हैं। थैंक यू सो मच बाबर भाई, बहुत शुक्रिया आपसे। इंशाल्लाह आइंदा भी बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच जी वसीम भाई। ये बातें आपने सुनी, और ऐसे हालात में जिस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं, कभी हमारे खिलाड़ियों को जुए के इल्जाम में स्कैंडलाइज किया जा रहा है, तो ऐसे वक्त में बहुत मैच्योरिटी की जरूरत होती है टीम की क़यादत को। कम अज कम शाहिद अफरीदी मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, तो जिस तरह उन्होंने बात की बाबर साहब ने कि इतना इमेच्योर बिहेवियर उस बंदे का। शाह साहब सवाल ये है कि जो बातें की हैं, अगर आप वसीम साहब मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेनी है, आपसे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक छोटा सा वक्फा जी, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी प्रोग्राम आज की बात गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। वसीम चौधरी मेरे साथ हैं। आप सब टेलीफोन कॉल पे शामिल हो सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि शाहिद अफरीदी को अभी मज़ीद क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, रिटायरमेंट का फ़ैसला गलत किया है, या आप समझते हैं कि शाहिद अफरीदी को आप चले जाना चाहिए था, या आप समझते हैं कि शाहिद अफरीदी को दोबारा क्रिकेट खेलनी चाहिए और कैप्टनशिप जो है वो दोबारा करनी चाहिए, टीम की क़यादत करनी चाहिए? अगर आप कोई भी कमेंट्स जो है वो पास करना चाहें शाहिद अफरीदी की क्रिकेट के ऊपर या पाकिस्तान की पीसीबी के मतलब अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं आपको वेलकम कहूँगा। टेलीफोन लाइन पे आप आ सकते हैं। जी वसीम, गुफ्तगू सुनिए आपने बाबर की, क्या कहेंगे ऐसे हालात में कि जब बिखरी हुई कौम जो है, परेशान हाल कौम, उनको अगर कहीं से कोई छोटी मोटी खुशी का कोई ऐसे एक छोटा सा झोंका हवा का मिलता है तो हम उसको भी खिड़कियां बंद कर देते हैं उसकी? उसमें 3-4 चीज़ें हैं, आप देखें डीपली कि जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में आप देख रहे हैं ग्रुपिंग है, और जो बातें जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं बाबर साहब उन्होंने की, उससे भी ये साबित होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी ग्रुपिंग सामने आई। जिस तरह शाहिद अफरीदी ने पंजाब, जो आपने क्वेश्चन सामने रखा कि जी उन्होंने सुबाइयत की बात की, तो अब मैं समझता हूं कि शाहिद अफरीदी जब हैम्पशायर काउंटी खेलने आए हैं तो आगे शाहिद अफरीदी की जब हम पंजाब की बात करते हैं, अकमल बरादरान शाहिद अफरीदी के फेवरेट रहे हैं। जब वर्ल्ड कप में जब आपको पता है कामरान अकमल जब विकेट कीपिंग उसकी खिलाफ हो रही थी, सारे जो है टीम मैनेजमेंट शोर कर रही थी, लोग शोर कर रहे थे, इसके बावजूद शायद उनको खिलाया। वही वजह है ना कि जिस तरह के ग्रुपिंग मौजूद है, अब शाहिद अफरीदी को जिस तरह पावर्स दी गई, जब पावर्स मिलने के बाद अब वकार यूनुस भी एक सीनियर क्रिकेटर हैं, अब वो भी टीम के कोच भी हैं, अब वो भी इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहते हैं। शाहिद अफरीदी जो है वो चाहते हैं कि मुझे इख्तियारात दिए जाए, मैं इख्तियारात इस्तेमाल करूं, पूरी की पूरी टीम मैं मुंतखब करूं। अब ये पॉसिबल तो नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। मैं आपको ये बता दूं, आपके पूरी दुनिया के बड़े बड़े आप ये कह सकते हैं कि लोग इन्वॉल्व हैं एक खिलाड़ी को मुंतखब कराने के लिए। पीछे जो लोग, पीछे जो सिफारिशें, पीछे जो आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो है नाम मौजूद होते हैं। आप सवाल ये है कि शाहिद अफरीदी के जाने के बाद फिर आपने देखा कि उन्होंने एहसास किया शाहिद अफरीदी ने कि उनसे जब उनको हैम्पशायर काउंटी में खेलने नहीं दिया गया तो उन्होंने वापस पीसीबी से रजू किया है। अब 3 अफराद की कमेटी बनाई गई है, जिनमें सुल्तान राना है, इशफाक अहमद हैं और उस्मान वाहला पर मुश्तमिल 3 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इजाज़ भट्ट को अगर शाहिद अफरीदी को वो मुतमिन नहीं कर सके और ये 3 अफराद जो है वो शाहिद अफरीदी उनसे मुतमिन हो जाएं या 3 अफराद इनसे मुतमिन हो जाएं, तो ये शाहिद अफरीदी का फ़ैसला जल्दबाजी का फ़ैसला था, जिनको उनको बड़ी इज्जत मिली थी, लेकिन लग ये भी रहा था टीम एक तरफ हमारे खिलाड़ी यूनुस जो है मिसबाहुल हक को कप्तान बनाना चाह रहे थे। नहीं, लेकिन एक तरफ जब हम बात करते हैं कि हम जी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, हम कौमी वकार के लिए खेलते हैं, हमारी हुब्बुल वतनी और पाकिस्तानियत के लिए खेलते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है फिर आप कप्तान बन के खेलें या यूनुस खान अगर शाहिद अफरीदी के अंडर में जाके खेल सकते हैं? यूनुस खान ही इज़ द मोस्ट सीनियर प्लेयर इन टीम। यूनुस खान कैप्टन रह चुके हैं, और अगर वो एज ए प्लेयर या शोएब मलिक एज ए प्लेयर जाके शाहिद अफरीदी की कप्तानी में खेल सकते हैं, तो शाहिद अफरीदी अगर दौरा आयरलैंड में अगर मिसबाह की कप्तानी में खेल लेते तो कौन सी क़यामत आ जाती? शायद ये ऐसे ही ना, जब कोई एमएनए बन जाए, कौमी असम्बली देख ले, आप हम लोकल कौंसिल में चले जाए, वो नहीं जाए। लेकिन एग्जाम्पल मौजूद है ना, हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है कि जब यूनुस खान जाके खेल रहे हैं, यूनुस खान कप्तान खेले, ही इज मोस्ट सीनियर, वो कप्तान रहे हैं, वो जाके खेलते हैं। शोएब मलिक कप्तान रहा है, वो जाके खेल रहे हैं शाहिद अफरीदी के साथ। अब्दुल रज़ाक वाइस कैप्टन तक रहा है, वो जाके खेल रहे हैं, आम खिलाड़ी बन के खेल रहे हैं शाहिद अफरीदी के साथ। तो शाहिद अफरीदी के लिए ये ज़ातिया ना का मसला कैसे बन गया? लेकिन शाह साहब, यूनुस खान और शाहिद अफरीदी की तबीयत आप देखें, उनकी तबीयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शाहिद अफरीदी को बड़े मुख्तसर अरसे में वो मुकाम, वो इज़्ज़त और वो शोहरत मिली, वो दौलत मिली, शायद बाकी खिलाड़ियों को नहीं मिल सकी। आपने देखा कि उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, तो ओवरऑल तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस तो वाकई उनकी वर्ल्ड कप में बड़ी पुअर रही। इवन कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन इनफरादी तौर पर शाहिद अफरीदी की बैटिंग आप देखें बिल्कुल उस लेवल की नहीं रही जो माजी में उनकी बैटिंग थी, जो अच्छा बैट वो तस्वर किए जाते थे। बर क्या उसमें ये था कि शाहिद अफरीदी ने गवारा नहीं किया जी कि मैं मिसबाहुल हक की कप्तानी में। आपको वैसे वसीम लगता नहीं है कि शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी का अगर हम उनका IQ लेवल हम देखें तो मेरे ख्याल में दोनों का मिलता जुलता ही है कि शोएब अख्तर को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया तकरीबन, और शोहरत भी शोएब अख्तर को उसी तरह मिली जिस तरह शाहिद अफरीदी को रातों रात मिली, शोएब अख्तर को भी इसी तरह मिली। और शोएब अख्तर की भी कारकर्दगी हम अगर देखें तो 2-4 मैचेस के अलावा हमें भी शोएब अख्तर के नजर नहीं था, लेकिन लोगों ने फिर भी शोएब अख्तर का टीम में होना बहुत बड़ी बात थी कि शोएब अख्तर टीम में है।
और शोएब अख्तर साहब भी जाके प्रदेश में जाकर रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं, शाहिद अफरीदी साहब प्रदेश से वापस आके रिटायरमेंट का फौरन ऐलान कर रहे हैं। तो इन दोनों की हमें समझ नहीं आई कि ये मतलब कि पाकिस्तान की नेशनल टीम में होते हुए इतने इमेच्योर कैसे हो सकते हैं। शाहजी उसमें सवाल तो एक ये है कि आप देख लें कि ओवरऑल मुनहसिर कौम, अमल कुछ है, वर्ड्स कुछ हैं, एक्शन कुछ है। तो यही चीज़ शाहिद अफरीदी की अब सामने आई कि वो पाकिस्तान से रिटायरमेंट का ऐलान तो कर रहे हैं कौमी टीम के साथ, लेकिन दूसरी जानिब आप वो देखें कि हैम्पशायर काउंटी के साथ उनकी खेलने की कितनी ख्वाहिश है कि वहाँ से उनको पैसा भी आए। अब जब उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किया गया, शोकस नोटिस जारी किया गया, उसके बाद उन पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब शाहिद अफरीदी अपनी कानूनी फर्म के जरिए ये प्ली उठा रहे हैं जी, वेस्ट इंडीज़ के एक प्लेयर क्रिस गिल को जो है वो वेस्ट इंडीज़ बोर्ड के साथ उनका जो है वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उनके कुछ मामला चल रहे हैं, तो उसको उन्होंने IPL के साथ खेलने की इजाज़त दी थी, तो मुझे क्यों इजाज़त नहीं दी गई। अब वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिफारिश भी चलती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अकरबा परवरी भी चलती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप ये कह लें कि जो माफियाज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सारे लोग आप इसमें इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खेलने के लिए आपको बड़ी हिकमत अमली चाहिए, हिकमत अमली इमरान खान वाली हिकमत अमली चाहिए कि बड़ी इज्जत के साथ आप देखें इमरान खान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि उन्होंने जब क्रिकेट छोड़ी। डॉक्टर फारूक सार ने मामला उठाया शाहिद अफरीदी वाला, और रहमान मलिक साहब ने फरमाया कि जी मेरे भी फेवरेट खिलाड़ी हैं शाहिद अफरीदी, मैं भी उनका फ़ैन हूँ। तो ये लगता नहीं कि मामला कुछ सियासी नौयत का बनता जा रहा है? शायद ये प्रेसिडेंट हाउस में जाके जिस तरह रहमान मलिक साहब ने इससे पहले भी कुछ क्रिकेट के मामला में उन्होंने इंटरफेरेंस की, हालांकि होनी नहीं चाहिए, PCB के मामला PCB को हल करने चाहिए, लेकिन ये क्या प्रेसिडेंट हाउस में अब मामला जाके क्रिकेट के भी सुलझाए जाएंगे? देखें, जिस तरह शाह साहब आपने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल सामने रखा था पंजाब के हवाले से, जो शाहिद अफरीदी ने कहा जी पंजाब का ग्रुप है, तो उसने शाहिद अफरीदी ने ये कोशिश की कि मैं कराची से, चूंकि कराची से सिंपैथी ले लूं, मैं कराची के, क्योंकि वो पावर में है, 25 के करीब उनकी पार्लियामेंट के अंदर सीटें हैं, चलिए मेरी कुछ ना कुछ आवाज़ तो बाहर निकलेगी ना। तो उन्होंने ये एक आप कह लें टूल प्ले किया, टेक्निकली जो है उसकी कोशिश की कि मैं कराची का होने के नाते जो मैं शायद MKM से सपोर्ट मुझे मिल जाए, जिस तरह डॉक्टर फारूक सत्तार आए भी और उन्होंने बात भी की, और प्रेसिडेंट जरदारी से भी दरख्वास्त की है कि वो मुदाखलत करे, उस मामले को सॉर्ट आउट करे। लेकिन वही बात फिर कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा था जाएंगे तो सारे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो इजाज़ भट्ट भी रहेगा जब तक मैं हूँ। तो फिर वापस मसला इजाज़ भट्ट पर आता है। अब सवाल ये है कि वकार यूनुस को ये चाहिए कि अब पर्सनैलिटी क्लैश, आप समझ लें कि पर्सनैलिटी क्लैश सामने आया है। शाहिद अफरीदी पावर्स चाह रहे हैं अपने इख्तियारात के साथ, अपने मुंतखब करदा, अपने जो मंजूर नज़र खिलाड़ी हैं या जो उनको पसंद हैं, या वो सिंसियर भी कह लें जो उनको पसंद है। लेकिन ये कि देखिए, अगर तो मामला सिर्फ वकार यूनुस का या शाहिद अफरीदी का होता तो फिर तो शायद इसमें चॉइसेस बनती कि जी शाहिद अफरीदी या वकार यूनुस या दोनों की छुट्टी। मामला यह है कि शाहिद अफरीदी ने मामले को इस हद तक उलझा दिया है कि चीफ सेलेक्टर है अब्दुल कादर, उनके साथ उनकी नहीं बनती, किसी के साथ नहीं बनती, टीम मैनेजमेंट के किसी बंदे के साथ उनकी नहीं बन रही, वकार यूनुस के साथ, PCB के चेयरमैन के साथ। तो जब आप सबके साथ बगाड़ लेंगे तो आप कैसे मतलब एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको रिस्पेक्ट? वो यही है ना कि उन्होंने अपने लिए खुद मुश्किल पैदा कर दी है। अब जितने भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, कहने पे यार समझ नहीं आई कि किसने उनको कह दिया? क्या ये जो खिलाड़ियों का एक ग्रुप था उन्होंने क्या इनकरेज किया शाहिद अफरीदी को कि आप स्टैंड लो, हम आपके साथ होंगे? हालांकि किसी ने साथ नहीं जाना, शाहिद अफरीदी अगर जाएगा तो अकेला ही जाएगा, बाकी सारे जाके फिर खेल। शाह साहब, इख्तियारात, दौलत और शोहरत का नशा ऐसा है कि इंसान उसमें ऐसा गुम हो जाता है कि जिसको फिर बाकी मामलात की खबर नहीं रहती। तो मैं समझता हूँ शाहिद अफरीदी के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जल्दबाजी में एक जज्बाती फैसला उनसे हुआ, जिसका वो एहसास कर रहे हैं कि जब इंटरनेशनली उनको क्रिकेट से रोक दिया गया है तो उन्होंने अब इस बात का एहसास किया। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने गलती का भी इतराफ़ कर लिया है। शाहिद अफरीदी अब वापस PCB से मामला तय करने की कोशिश करें, लेकिन अब डिपेंड करता है कि जो 8 जून को कमेटी बनाई गई है, जो सुल्तान राना, शफीक अहमद और उस्मान वाला पर मुश्तमिल है, वो कमेटी क्या फ़ैसला करती है, कमेटी में क्या शाहिद अफरीदी पेश होते हैं या नहीं होते। अब ये शाहिद अफरीदी के ज़ुम्मे है। अब मिसबाहुल्लाह कप्तान बन चुके हैं, उन्होंने आयरलैंड में अच्छी परफॉर्मेंस की, दोनों के दोनों मैच जीते। लेकिन ये जो एतराफ़ किया शाहिद अफरीदी ने अपनी गलतियों का कि मैंने गलती की है, जो आप मीडिया के सामने स्टेटमेंट्स दिए हैं या जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, जो मुआहदे थे उनके बारे में भी, तो ये जो कहा जा रहा है कि कम अज़ कम मिनिमम भी 50 लाख तक का जुर्माना जो है वो भी हो सकता है। लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता, शाहिद अफरीदी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखना ये है ना वसीम के, हमने देखा कि क्रिकेट चलती आ रही है,
हमारी वो टीम जो वर्ल्ड कप जीत के लाई, लोगों ने बहुत प्यार दिया, इश्क किया लोगों ने उस टीम के साथ। इमरान खान, सरफराज, नवाज मुदस्सर, नजर जावेद मिर्दाद, आज उनमें कोई इश्क भी नहीं है, लेकिन क्रिकेट चल रही है, ठीक है। उसके बाद वसीम अकरम आए, वकार यूनुस आए, लोगों ने बहुत प्यार दिया। इंतमाम उल हक, सईद अनवर, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मतलब बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, ठीक है। वर्ल्ड कप ना जीतना कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे जितनी टीमें जा रही हैं वर्ल्ड कप में सारे वर्ल्ड कप जीत के तो नहीं आती, लेकिन इसी तरह दूसरे मुमालिक के खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप शायद नहीं जीता, लेकिन उनका एक नाम है क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन वो लोग चले गए, सईद अनवर जैसे बैट्समैन या वसीम अकरम जैसे बॉलर जो है वो दुनिया में कम पैदा होते हैं, या इंतजाम उल हक जैसे बैट्समैन, लेकिन अब उनका कोई नाम नहीं लेता। हमारी कौम का हाफजा कमजोर है, शायद अफरीदी को इस बात का शायद नहीं पता कि आज अगर 90% लोगों का सर्वे जो हमारे सामने आ रहा है, या जो सड़क पे खलो के कैमरे के सामने आकर चंद लोग कहते हैं जी कि शायद अफरीदी ने ये अच्छा फैसला नहीं किया। अभी आयरलैंड से जीत गए हैं, लोगों ने वाह वाह की है। अभी मिसबा उल हक की कप्तानी में एक दो टूर और करेगी हमारी टीम, और अगर वो जीत के आएंगे तो जो नए लड़के आए हैं लोग उनका नाम ले रहे होंगे, उनका नाम ले, सही है, सही। तो मतलब है कि शायद अफरीदी, हाँ शायद अफरीदी, हमें सिर्फ अफसोस इस बात का है कि वो अभी खेल सकता था, उसके पास पोटेंशियल है, उसके मतलब है कि यंग है, लेकिन वो कप्तानी के साथ खेलना चाह रहे हैं ना शाह साहब, कप्तानी, अख्तियारात, पावर्स, मतलब पाकिस्तान के लिए नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं हम पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं, हम पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे किसी और की कप्तानी में, तो हम बात करते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए जान भी दे देंगे। ये कौन सा इश्क है पाकिस्तान? इससे आप अंदाजा कर लें कि आपको पहचान, आपको शोहरत, आपको दौलत किससे मिली? पाकिस्तान से मिली। अब शाहिद अफरीदी एक दिन ऐलान करते हैं जी कि मैं आज इंटरनेशनल क्रिकेट से मैं रिटायरमेंट कर रहा हूँ, और अगले दिन वो अपनी दूसरी जो हैम्पशायर काउंटी है उससे वो रजू करते हैं कि जी मुझे हैम्पशायर काउंटी में खेलने की इजाज़त दी जाए, और उनका एक मुतालबा है जी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको NOC जारी कर दे। अगर NOC जारी उनको कर दिया जाए तो जनाब वो दूसरी काउंटी के लिए खेलने के लिए तैयार हैं। फिर जो उन्होंने जवाब इख्तियार किया कि उनके वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है या उनको कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं, तो मुझे ये बताएं कि ज़ाती मसरूफियात हैं तो फिर उनको NOC की क्या ज़रूरत है? हम ये नहीं कह रहे कि उनके ऊपर जो है इंटरनेशनली बैन किया जाए, लेकिन सवाल ये है कि जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान ने आपको शोहरत दी, आपको इज़्ज़त दी, दौलत दी, फिर आप उसी इदारे का नुकसान करके, उसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करके, कतई नज़र कि हम चाहते अवाम जो है एजाज़ भट्ट की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है, लेकिन सवाल है डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो भी एक इदारों के अंदर जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा। इससे पहले आपने देखा कि जुल्करनैन के वाक़े ने पूरी कौम की जगहंसाई हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कितना नुकसान पहुँचा जुल्करनैन की बेवकूफ़ियों की वजह से। एक तरफ उसकी बेवकूफ़ी थी, दूसरी तरफ 3 हमारे जो यहाँ यूके में पकड़े गए उससे ज़्यादा हमारे को ट्रैप किया गया, जिस तरह भी वो आए। अब ये देखें कि 3 या 4 खिलाड़ियों की अहमकाना हरकतों की वजह से पाकिस्तानी कौम कितना इमेज मुतासर हुआ, पाकिस्तानी टीम को कितना डैमेज मिला, क्या हम वो रिकवर कर लेंगे? ठीक है सीमा, में बात हम जारी रखेंगे, लेकिन मेरे साथ इस वक्त बार्सिलोना क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट और कतलोनिया स्पेन का जो सूबा जी उसके कतलोनिया क्रिकेट फेडरेशन के प्रेसिडेंट खालिद शहबाज चौहान साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम भाई साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। खालिद शहबाज साहब, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जो अचानक क्रिकेट में बौंचाल आया, वैसे तो पाकिस्तान के हर इदारे में एक बौंचाल आया हुआ, एक बहरान है, लेकिन ये एक ऐसा था, कुछ ताज़ा हवा का झोंका सा लगा था लोगों को, वर्ल्ड कप के फाइनल तक हम पहुंचे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी टीम वापस है तो किसी ने अंडे या टमाटर नहीं बरसाए, लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से वालहाना इस्तकबाल किया टीम का, लोगों ने बड़ा प्यार दिया। शाहिद अफरीदी की कप्तानी में टीम ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में जाके बड़ा अच्छा खेल पेश किया हमारी टीम ने, लेकिन अचानक शाहिद अफरीदी साहब वापस आके और जिस तरह का रवैया उनका सामने आया, उन्होंने PCB के ख़िलाफ़ या कोच वकार यूनुस के ख़िलाफ़ जो मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट्स दी, और उसके बाद फिर अचानक उनकी कप्तानी से रिज़ाइन करना, तो लोग बेचारे जो हैं तलमला उठे हैं कि यार ये थोड़ी सी तो खुशी मिल रही थी, इसमें भी आपने अब पत्थर डाल दिए हैं। कि ये कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान की क्रिकेट को? देखिए बात वही, जैसे आपने कहा कि हमारे तो हर इदारे में बौंचाल सा आया हुआ है, जी जी, तो क्रिकेट में वाकई थोड़ी सी खुशी मिली थी, और वो खुशी भी फिर उन्हीं सियासत की नजर होगी। देखिए ये वही बात है कि लावा अंदर पकता रहता है। इससे पहले भी हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं उनके साथ जिस किस्म की ज्यादतियां होती रही हैं, वो लोग जो ऊपर बैठे होते हैं जिनको क्रिकेट की शायद इतनी समझ बोई नहीं होती, और अपने फैसले जो है वो दूसरों पे या कप्तान पे या सिलेक्शन कमेटी में मुसलत करते हैं, तो जिसकी वजह से छोटे छोटे रिएक्शन आते रहे हैं। तो उसी रिएक्शन का ही ये एक शायद अफरीदी, लेकिन ज्यादा हो गया इसका। अगर देखे जाए क्रिकेट की डिसिप्लिन या क्रिकेट को नुकसान के वाले से, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है।
आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या समझता है कि इसमें शायद अफरीदी का ही कसूर है, या आप समझते हैं कि पीसीबी के दूसरे लोग या वकार यूनुस जो कोच है उनका भी कहीं ना कहीं कोई अमल दखल है इस सारे मामले में? नहीं, देखिए, उनका अमल दखल सिलेक्शन कमेटी होगी या प्रेसिडेंट हो गए जो फेडरेशन के, उन सबका बराबर का कसूरवार है। लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं, कसूर होते हुए भी इंसान को चाहिए बैठ के उसको हर मामले का हल बैठ के बातचीत से हल हो सकती है। ठीक है। इस तरह के मीडिया में बयान देने से एक तो आपका अपना इमेज खराब हो रहा है, दूसरा इंटरनेशनल इमेज खराब होता है। इंटरनेशनल इमेज खराब होता है। जो हमारे यंगस्टर क्रिकेट के हवाले से आगे आना चाहते हैं उन पे भी कोई अच्छा इमेज नहीं पड़ता। ठीक है। तो अगर एक बंदा करप्ट है या वो एक बंदा ठीक नहीं है तो इस किस्म के लगता है कि जैसे क्रिकेट बोर्ड सारा ही करप्ट है और सारे ही गलत है। ठीक है। अच्छा, यहाँ मतलब जाहिर है कि आप स्पेन में क्रिकेट फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट हैं, वहाँ पे जो दीगर ममालिक हैं वहाँ उनके खिलाड़ी भी आपसे मिलते जुलते रहते हैं। क्या लोग पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर क्या बातें कर रहे हैं, या जो इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं स्पेन में वो इस सारे मामले को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे बांग्लादेश और इंडियन के जो प्लेयर हैं उनसे पिछले वीकेंड पे भी 2 दिन पहले हमारी मीटिंग से बात हो रही थी। तो यही मजाक ही बनता है। एक वो कहते हैं जी आपके जिस प्लेयर को वो कप्तानी से हटा देते हैं, जिसकी थोड़ी सी बात नहीं मानती वो एकदम मीडिया में आके शोर शुरू कर देता है, और उसके बाद वो प्रेशर शुरू हो जाते हैं, फिर वो माफी मांग लेता है, फिर वो वापस आ जाता है। ठीक है। तो वो इंडिया वाले भी कह रहे थे कि देखिए हमारे मुल्क में जब भी किसी प्लेयर ने कोई ऐसा बयान दिया या इस किस्म की हरकत की, उस पर ऐसी पाबंदी रहती दोबारा वो टीम में आ ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वाकयात ऐसे हुए कि उसके बाद किसी ने भी इस किस्म का मामला बाहर मीडिया में नहीं लाया। तो आपका हर दूसरे दिन एक नया स्कैंडल सामने आया होता है, फिर वो बैठ जाते हैं, फिर वही कप्तान बन जाता है। एक दफा उसको इल्जाम लगा के टीम से बाहर करते हैं और 6 महीने का वही कप्तान होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये इस किस्म की चीजें जो है ये क्रिकेट के लिए और ये प्लेयर के लिए जो है ना, ये अच्छा इमेज ही छोड़ते हैं। पर्सनल राय क्या आपकी शहबाज साहब, आपकी पर्सनल राय क्या है कि क्या शाहिद अफरीदी को अब दोबारा खिलाना चाहिए, कप्तानी देनी चाहिए, या जो उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया अब इस फैसले पे ही उनको रहना चाहिए? देखिए, मैं शाहिद अफरीदी का प्लेयर जो है जैसे कम ही लोग हैं, लेकिन जो इससे पहले एक हरकत की थी इसने, वो बाल को चबाने वाली, अगर उस दिन कोई एक्शन ले लिया जाता, देखिए उससे भी पूरी दुनिया में हमारा जो बहुत बड़ी बचकाना हरकत थी, वो भी बहुत बड़ी बचकाना। और अगर उसी वक्त स्टैंड ले लिया जाता और इस चीज को टोटल बैन कर दिया जाता कि आप नहीं खेल सकते, तो शायद दूसरा प्लेयर ऐसा ना करता। ठीक है। लेकिन बात वही, वो फिर वापस आया, फिर कप्तान बन गया। अब अगर कोई भी मामला ऐसे थे तो उनको बैठ के डिस्कस किया जा सकता, ना कि इस तरह मजाक बनाया जाता। ठीक है। ज्यादती उसके साथ हुई है, ये कन्फर्म है, लेकिन जो तरीका शायद अफरीदी ने इस्तेमाल किया मेरे ख्याल में वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। मतलब उसको इंतजार करना चाहिए था जब टीम वापस आती है, यूनुस वापस आते तो फिर पीसीबी के साथ जाके मामला किए जाते, ना कि मीडिया में। बिल्कुल, अगर मैंने कप्तान आपने मुझे बनाना है तो मुझे फुल इख्तियार दें, या मैं कप्तानी नहीं करता एज ए प्लेयर खेलता हूँ, या मैं रिटायरमेंट लेता, जो भी, लेकिन ये अंदर बात होनी चाहिए थी। इस तरह मीडिया में बहुत ज्यादा मजाक बना है और बहुत सारी दुनिया इस पे आती है। शाहिद अफरीदी का जो फैन क्लब है, जो लोग शाहिद अफरीदी से प्यार करते हैं, शाहिद अफरीदी की क्रिकेट को पसंद करते हैं यूरोप में खसूसी तौर पर, उनका रिएक्शन क्या है? वो तो ज्यादातर यही कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी के साथ ज्यादती हुई है और उसको वापस पाकिस्तानी टीम को जो इतनी डाउन जा रही थी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचाया, वेस्टइंडीज में सीरीज जीती, और जो मैच हारे हैं वो उन्हीं मैचों की वजह से जहां पे वकार यूनुस ने थोड़ी सी मुदाखलत की प्लेयरों के हवाले से, तो इसलिए वो मैच हारे। लेकिन फाइनल में जो हालात हुए, वो लोग कहते हैं कि वो शायद अफरीदी उसका जिम्मेदार था। जहां पावर प्ले लेना था वहां पावर प्ले नहीं लिया गया, या जहां पे विकेट कीपर को नहीं खिलाना था जिस विकेट कीपर को, उस विकेट कीपर को खिलाया गया। तो ये भी तो मतलब लोग उसके खाते में डालते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि लोगों ने कहा चले यार सेमीफाइनल तक ही पहुंचे, लोगों ने फिर भी खुशी खुशी उनको हाथों हाथ लिया। परफॉर्मेंस जो है वो ठीक रही है। बाकी पावर प्ले कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, ये तो वो बातें जो गेम खत्म होने के बाद की जा सकती हैं। ठीक है। जब आप ग्राउंड के अंदर, मैं खुद एक प्लेयर हूँ, जब ग्राउंड के अंदर होते हैं तो आपको ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है कि पावर प्ले कब लेना है और किस बॉलर को किस वक्त आजमाना है। ठीक है। वही फैसला पॉजिटिव हो सकता है, वही फैसला नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस पर तो डिस्कस जो है वो तो वही लोग कर रहे हैं जो क्रिकेट को सही तरह से नहीं समझते। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये जो जिस तरह पाकिस्तान में सर्वे आया कि 90% लोग ये चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी अभी खेले, शाहिद अफरीदी को अभी टीम में रहना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि यूरोप में अगर सर्वे किया जाए पाकिस्तानियों का तो क्या आप रेटिंग देंगे, कितने % लोग चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी खेले अभी? नहीं, ये तो अगर एज ए दूसरे क्रिकेटर से पूछा जाए तो जो मेजोरिटी वो यही कहती है कि शायद अफरीदी को खेलना चाहिए अभी। ठीक है। और खिलाना चाहिए, वो एक अच्छा कप्तान भी है, सबको एडजस्ट भी कर रहा है, लेकिन उसको थोड़ी सी ज्यादा इख्तियारात दे के कप्तान बनाना चाहिए। थोड़ा सा संजीदा मिजाज भी उसको बनाना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा संजीदा भी होना चाहिए। लेकिन जो प्लेयर है वो ये चाहते हैं कि वो खेले अभी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद शहबाज साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब जी, Thank you बहुत so much. शुक्रिया। ओके जी वसीम साहब, ये बात है कि एक तरफ दायरा जो फ़ैन क्लब है वो तो मतलब चाहेंगे कि वो खेलें, मतलब फ़ैन क्लब तो अभी भी कहते हैं कि इमरान खान साहब आके खेलें आके। अब दायरा क्योंकि इमरान खान साहब क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, या वसीम अकरम के जो चाहने वाले हैं अभी ये पिछले दिनों जो जब मैच हो रहा था वेस्ट इंडीज़ में, तो मैंने देखा वहाँ पे वो लोगों ने मतलब है कि वो वेस्ट इंडीज जो लोग थे उन्होंने वसीम अकरम के फोटो उठा रखे थे। दायरे जो लोग प्यार करते हैं वो प्यार मतलब करते हैं, मैंने कहा कि क्रिकेट के फैन जो हैं इसी सही। तरीके से शाहिद अफरीदी का जो फैन क्लब है वो सिर्फ पाकिस्तानी कौम में नहीं है, जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं स्पेशली यूरोप के लोग हो गए या अफ्रीका के लोग हो गए या ये ऑस्ट्रेलिया के लोग हो गए, इन लोगों को गेम से प्यार होता है, खेल से प्यार होता है। खेल से, मतलब कि अभी जिस तरह मैनचेस्टर में बैठे हैं तो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, तो ये जरूरी नहीं है कि सारे मैनचेस्टर के लोग जो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्यार करते हैं, पूरे यूके से लोग उनको पसंद करते हैं। पूरे यूके से लोग सही, पसंद करते हैं, और सही। हो सकता है मैनचेस्टर के बहुत सारे लोग जो हैं वो लिवरपूल वालों को बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल ये होता है। यहाँ के लोग जो है ये सिर्फ ये नहीं देखते कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का नहीं, वो ये देखते हैं कि शाहिद अफरीदी बहुत अच्छा क्रिकेटर है। एक कॉलर है नहीं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से? जी मैं खिल बात हूँ गुजरात से। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे अफरीदी की जो आप बात कर रहे हैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी लेकिन हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी कार्रवाई है इंतकामी कार्रवाई हो रही है, चाहे शाहिद अफरीदी हो, शाहिद अख्तर हो, शाहिद मलिक हो, यूनिस खान हो, जी जी तो इसमें देखा जाए कि जो भी आदमी इस चीज को खराब कर रहा है उसको आराम से मिल के बैठ के उसको एलान कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारी तो ये राय है। हम नहीं चाहते वो आप खेले या ना खेले, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने और शाहिद अफरीदी जाने। ठीक है, तो आप जब से ये वर्ल्ड कप जी। जब से वर्ल्ड कप खेल के वापस आए तो इन्होंने कराची में एक दो बयान दिए, तो मेरे दोस्त थे जब हम बैठ के उठते मैच देख रहे थे इंडिया वाले थे, तो मैंने उनको बोल दिया कि शायद अफरीदी चंद एक दिन बाकी रह गए यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है, इनके बस चंद दिन है, 5-4 दिन है, 10 दिन है, 1 महीना, बस यही दिन है इनकी। मतलब आप ये समझते हैं कि सियासत में मतलब क्रिकेट में सियासत नहीं होनी चाहिए, ये जो मीडिया के सामने आके बयानबाजी करना और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्रिकेट में सियासत बिल्कुल नहीं। देखें पाकिस्तान में जो भी आदमी आवाज उठाता है उसको आपने देखा उसको गायब कर देते हैं, कभी नजर नहीं आया। फिल्म वाले जब देखें आप, तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया लेकिन वो खत्म हो गए, नजर ही नहीं आए कहीं। बिल्कुल सही इतने बात। अच्छे अच्छे बात चली है, वकार गिनास, वसीम अकरम को आज भी लोग उनका नाम लेकर जीते, इमरान खान है। ठीक है, मतलब जो बंदा गैर मुतनाज़ा रहा है वो उसका नाम है, लोग उसको पसंद करते हैं। जो बंदा अपने आप को मुतनाज़ा बना ले लोग उसको फिर पसंद नहीं करते। जी थैंक यू सो मच, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। जी ये जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मतलब कि वो करैक्टर अगर हम देखें पाकिस्तान के क्रिकेट में, जिस तरह अभी मतलब कि ये 3 लड़के जो बेचारे आज फंसे हुए हैं, मतलब मुझे ज़ाती तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, तो मुझे आमिर जो है उसके ऊपर मुझे बड़ा तरस आता है, क्योंकि अभी बच्चा था और बहुत अच्छा बॉलर। वसीम अकरम के बाद हमें एक ऐसा एनर्जेटिक बॉलर मिला था जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी, और गरीब घर का बच्चा था और उसके ऊपर बड़ी उम्मीदें थी, और अभी उसकी उम्र थी खेलने की, लेकिन उसकी जिस तरीके से वो ट्रैप हुआ या जो भी हुआ, बहुत अफसोस है। इस तरीके के माजी में बहुत सारे ऐसे करैक्टर और भी रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन छोटा सा वक्फा जी।
फास्ट बॉलर में। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम आज की बात और उसको सुन रहे हैं वसीम चौधरी साहब। आप सब टेलीफोन कॉल मेरे साथ शामिल हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह और बहुत सारे इदारे हमारे जो हैं वो मुख्तलिफ बहरानों का शिकार हैं, क्रिकेट को भी हमने बहरानों से दो चार कर रखा है। माजी में हम देखें वो वक्त था कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट की पूरी दुनिया मोतरफ थी। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जहाँ भी जाती थी शायकीन देखने वालों की लाइनें लगी होती थी। सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देखने के लिए लोग जो है वो जम्मे गफ़ीर लोगों का होता था। लेकिन फिर अचानक वो वक्त आया कि जब एजाज़ अहमद और सलीम मलिक जैसे लोग जो है वो क्रिकेट की टीम में सामने आए, जिनके ऊपर जुए के इल्ज़ामात लगे और जो साबित भी हुए इल्ज़ामात, सिर्फ इल्ज़ामात के हद तक नहीं रही बात। उसके बाद चाहिए तो ये था कि दूसरे जो आने वाले थे वो सबक सीखते। गोगे उसके बाद आने वाले हमारे कुछ क्रिकेटर ऐसे भी थे जिन्होंने बाकायदा दाढ़ियाँ रख ली, सुन्नत रसूल रख के, और उसके बाद फिर उन्होंने नमाजी परहेजगार एक अच्छा मुसलमान अपने आप को साबित किया। दैट्स अ वेरी गुड, जिसको लोगों ने ज़ाहिर पाकिस्तानी कौम ने बड़ा अच्छा समझा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ करैक्टर ऐसे थे जो चाहते हुए या ना चाहते हुए वो माफिया जो क्रिकेट की दुनिया के साथ आजकल जुड़ा हुआ है, जुआ माफिया, सट्टा माफिया या जो भी उसको नाम दे लें, जिनके जड़ें जो है वो हर मुल्क की टीम में या हर मुल्क के क्रिकेट बोर्ड में कहीं ना कहीं उनकी जड़ें हैं और बड़ी मजबूत जड़ें हैं। गो के पूरी दुनिया जो है वो क्रिकेट के पीछे लगी हुई है। उस क्रिकेट माफिया के पीछे लोग आज तक किसी मुल्क ने भी कोई कोशिश नहीं की, कोई एफर्ट नहीं किया कि उस माफिया को हाथ डाला जाए, जो एक ऐसा महबूब खेल जिसको आवाम बहुत पसंद करते हैं, उस खेल को तबाह करने में तुला हुआ है वो सट्टा माफिया। उस माफिया के अगेंस्ट अभी तक कोई नहीं जा रहा, ना किसी ने कोशिश किया है। बहरहाल मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों के ऊपर मुख्तलिफ वक्त में इल्ज़ाम लगते रहे। अनफॉर्चुनेटली हम कुछ ज़्यादा इसकी जद में आए हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन कॉलर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब, की हाल है? जी बिल्कुल ठीक। कौन सा बोल रहे हैं? क्रिकेट दे मैं यकूब बोल रहा जी, सऊदी अरब तो जद्दा तो। जी यकूब साहब जनाब, क्रिकेट की तुसी गल कर रहे हो। हाँ जी जी जी। जब तक क्रिकेट साडा बिल्कुल जिस पहले बहुत अच्छा जिस तुसी गल कर रहे हो, हाँ जी, ये सट्टाबाज सारे कुछ इस वक्त सानू क्रिकेट जेड़ा खत्म ही कर देना चाहिए जी। साडे जहाज बाटन, हाँ जी, सब तो बेहतर है जिस तरह साडा मुल्क चल रहा है जी जी। हर बंदा जेड़ा साडे मुल्क ते अंगली चुक रहा है। क्यों चुक रहे हैं? पहले आज तक किसी की जरूरत नहीं पई थी साडे मुल्क ते अंगली चुकने वास्ते। आज तक क्रिकेट भी जेड़ा ना इन्हें शर्म नहीं है। जो वर्ल्ड कप होया है, पहले इंडिया ने 3 साल हो गए तलकात इन्हें सही नहीं किए पाकिस्तान नाल। जो वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंच गई है टीम है, फिर इन्हें साडे वजीर आजम सदर ने, हाँ जी, मिल के है उन्होंने तोहफे दिता कप। एक कप असां जीते असी, उस वेले इन्हें हिंदुओं को याद आई असी इन्हां नाल बातचीत करी है। जिंदगी च हिंदुओं नाल गैर मुस्लिम नाल बातचीत करनी नहीं चाहिए, एक कदे मुस्लिम दे होए नहीं है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यकूब साहब। ओके जी, बहुत शुक्रिया। ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पर ये अगर हम कहें जी कि एजाज भट्ट की गलती है कि अगर आमिर या आसिफ महमूद या सलमान भट्ट जो है वो अगर जुए में या सट्टाबाजी में अगर वो गिरफ्तार होता है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें एजाज भट्ट की गलती है। क्योंकि फिर जब सलीम मलिक और एजाज अहमद जब गए थे तो उस वक्त एजाज भट्ट बेचारा तो नहीं था। PCB के ऊपर हम हर इल्ज़ाम तो नहीं थोप सकते, या जो जुल्करनैन हैदर ने जो कुछ किया उसमें एजाज भट्ट का कसूर तो नहीं है कि आप रात को सोते हैं अपने होटल में, सुबह उठ के आप UK पहुंचे होते हैं। तो ज़ाहिर है मतलब कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं कि शायद वसीम हम उनको मैदान में तो उतार देते हैं, लेकिन उनको शायद हम ग्रूम नहीं करते। उनकी पर्सनालिटी, उनकी जो उनको पॉलिश नहीं किया जाता। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ कि PCB को चाहिए कि जहाँ पे हम क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग की जो है उसके ऊपर भी मेरे ख्याल में अलग से उनकी जो है उनको पॉलिश करना ज़रूरी है। कि जब आप इंटरनेशनल मीडिया में जाते हैं या आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो फिर उस वक्त आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें नजर आनी चाहिए। जो सवाल ये है कि क्रिकेट अब इंटरनेशनल खेल बन चुका है। पहले आपके इल्म में होगा कि माजी में गली मोहल्लों में खेला जाता था, बच्चों को टेप बॉल मिलता था, कोई प्लास्टिक का बॉल मिलता था। अब यही जो आप देखें कि खेल पूरी दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल है और इसमें बिलियंस इन्वॉल्व हैं। और क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए ही पाकिस्तान और भारत के प्राइम मिनिस्टर को एक दूसरे को मिलने का, देखने का, बातचीत करने का मौका मिला था।
अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दुनिया की, जिस तरह आपने कहा कि सबसे मजबूत और अच्छी टीम है, और पाकिस्तान के पास खिलाड़ियों की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हिकमत अमली की कमी है। जिस तरह आपने कहा कि पीसीबी में भी सिफारिशी कल्चर है, पीसीबी में भी जो है मनपसंद अफराद को नवाजा जाता है, लेकिन जब क्रिकेट आप पाकिस्तान के लिए खेलें, कौम के लिए खेलें, तो फिर आप अपनी ज़ात की नफ़ी करें। ठीक है। अब शाहिद अफरीदी का मसला ये हुआ कि शाहिद अफरीदी को कप्तानी से हटाया गया, उसके मंजूर नज़र प्लेयर्स को वकार यूनुस ने, उसने जो कुछ करना चाहा वकार यूनुस ने वो करने नहीं दिया, क्योंकि वकार यूनुस ने ऑलरेडी पीसीबी के चेयरमैन इजाज भट्ट को इत्माद में लिया था। मोस्ट सीनियर प्लेयर, तो उसने अपना एक्सपीरियंस जो है वो देने की कोशिश की। पिछले दिनों से जो क्रिकेट टीम में खिचड़ी सी पकी थी, जिस तरह आपने देखा कि वकार यूनुस अपने मंजूर नज़र प्लेयर को या उनकी नज़र में जो अच्छे प्लेयर्स थे उनको खिला रहे थे, शाहिद अफरीदी उनसे वो अपनी लॉबिंग कर रहे थे। एक कॉलर में साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक। कौन सा बोल रहे हैं? महफूज बोल रहे हैं जनाब, यूए फजेरा तो। जी महफूज साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? ओए जो अफरीदी ने रोला पिया है थे ना दा, ये कोई बोर्ड दी भी गलतियां ने तो कोई अफरीदी दी भी गलतियां ने। ठीक है। असल चीज है कि इसने बयान कोई अजीब किस्म का दिता है तो बोर्ड भी तामन नहीं कर रहा। अच्छा, वैसे आपका क्या ख्याल है, अफरीदी को खेलना चाहिए अभी या रिटायरमेंट उसने ऐलान कर दिया? अफरीदी को बिल्कुल खेलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी शाह साहब, हम तो कह रहे हैं खेलें अफरीदी साहब। अफरीदी साहब ने तो खुद ही ऐलान किया ना, उन्होंने जो अपना जो पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है कि जी पाकिस्तान के लिए नहीं मैं खेलूंगा, श्रीलंकन लीग में खेलूंगा, मैं हैम्पशायर काउंटी खेलूंगा। अब हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेले, एज ए खिलाड़ी खेले। अब वो शायद अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मैं एज ए कप्तान। जिस तरह अभी आपने देखा कि आयरलैंड के खिलाफ जो अभी जो सीरीज जीती है पाकिस्तान, उसमें भी 3-4 बिल्कुल नए चेहरे सामने आए। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही, एज ए क्रिकेटर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन जो हमने बात की कि जब हम आमिर को देखते हैं, मोहम्मद आमिर को या सलमान भट्ट को या आसिफ महमूद को, आसिफ महमूद पहले भी गलतियां करते आ रहे हैं, मतलब है कि जब से वो क्रिकेट में आए हैं तो उनका कोई ना कोई कभी कोई स्कैंडल, कभी वीना मलिक के साथ, कभी दुबई में डॉग टेस्ट के हवाले से कुछ। तो मैं ये समझता हूं कि अभी ये जो नए लड़के आए हैं, बेहतर यह है कि और चंद दिनों बाद इनका भी कोई स्कैंडल बने और ये सामने आए किसी ना किसी तरीके से। ज़ाहिर है नए लड़के जब आते हैं गरीब घरों से या एक मिडिल क्लास फैमिली से जब आते हैं तो उनको एकदम वो चकाचौंध करने वाली रोशनी जब नज़र आती हैं। फिर जब आप यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं, रातों को आप नाइट आउट्स करते हैं, 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, क्लब्स में जाते हैं, तो एक डिफरेंट लाइफ होती है, तो उसमें बंदा बहक जाता है जो दूसरे खिलाड़ियों के साथ होता रहा है। सो आप नहीं समझते कि पीसीबी को संजीदगी से सोचना चाहिए कि इन लड़कों को ग्रूम किया जाए, कम अज कम क्रिकेट की ट्रेनिंग के साथ साथ? मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यकीनन पीसीबी तो अपनी सतह पर करती है, खिलाड़ियों की जाती जिम्मेदारी भी है। देखें, जब आप किसी मुल्क में एज ए जर्नलिस्ट जाएं या आप एज ए प्लेयर जाएं या आप किसी मुल्क को नुमाइंदगी कर रहे हो तो आप मुल्क के सफारतकार होते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान के सुपरस्टार होने के साथ साथ पाकिस्तान के सफारतकार भी हैं बैरूनी दुनिया में। अब सवाल यह है, जिस तरह आपने जिक्र किया मोहम्मद आसिफ का, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मोहम्मद आसिफ इंतहाई गैर संजीदा प्लेयर हैं। उन्होंने अपने साथ खुद ही ज्यादती की है, ना तो पीसीबी ने उनके साथ ज्यादती की, ना किसी और ने उनके साथ ज्यादती की। वो खुद उन्होंने अपने आप को जो है वो अपनी क्रिकेट को तबाह किया। इसका वो नतीजा देखिए, हम अगर देखें इस सिनेरियो में, देखें हम देखें मोहसिन हसन खान साहब ने इंडिया के जाके शादी की, पता उस वक्त चला जब मोहसिन हसन खान ने शादी कर ली, किसी को मतलब कानो कान खबर नहीं हुई। ठीक है, सरफराज नवाज साहब ने एक अदाकारा से शादी की, शादी होगी, चले शादी का मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, शोएब मलिक ने भी शादी की सिनेरियो, क्योंकि ये इस टीम की मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ ना, वो शादी से पहले उसको जिस तरीके से उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो सारे मामलात को दोनों मुमालिक के दरमियान वो जो चल रहा था, अवाम जो थी वो एक अजीब कशमकश का शिकार थी कि यार ये क्या होने जा रहा है, कहीं से एक और बीवी निकल के आ रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, कभी कोई तस्वीरें किसी के साथ आ रही हैं। तो मतलब ये चीज़ें वही हैं कि इन लड़कों को ये मतलब फेम मिल गया है, शोहरत मिल गया, दौलत मिल गई है, लेकिन इनको ग्रूम नहीं किया गया। असल में शाह साहब सवाल ये आपने ये बात बड़ी अच्छी की है, ग्रूमिंग की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ इनकी कमी बेशी है उनको दूर करना चाहिए। और ये खिलाड़ियों की ज़ाती जिम्मेदारी भी है कि वो खेल के प्रैक्टिस के साथ साथ जो उनके अंदर ग्रूमिंग के जो मसाइल हैं उनको दूर करें। और आपको मिसाल एक याद होगी कि गेहूँ में गिन भी पिस जाता है। तो मोहम्मद आमिर का आपने जिक्र किया, तो मोहम्मद आमिर के साथ सेम यही पोजीशन हुई, यही सिचुएशन हुई कि वो गेहूँ में गिन भी पिस गया है। सलमान भट्ट की गलती, हालांकि मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक एग्जांपल थी
कम से कम उसके घर बार को जो मीडिया में उसका घर दिखाया गया, उसका गांव दिखाया गया, तो मोहम्मद आमिर को देख के वो टैलेंट क्रिकेट का, जो गली मोहल्लों की जो बात आपने की, जो गरीब घरों के बच्चे जो गलियों में खेल के जिनको शौक है क्रिकेट खेलने का, उनको एक उम्मीद हो चली थी कि अगर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की नेशनल टीम में जाके खेल सकते हैं तो हम भी जाके खेल सकते हैं। यानी कि ये एक चीज की नफी हुई कि जो हम अक्सर इल्जाम देते हैं जी कि पीसीबी में सिफारशी खिलाड़ी आते हैं या जो आते हैं वो आते हैं, लेकिन एक चीज का हमें पता चला कि पीसीबी में जहां सिफारशी आते हैं वहां पे मोहम्मद आमिर जैसे आम घरों के लोग जो है वो भी पहुंच सकते हैं। सो ये मोहम्मद आमिर की जो एग्जांपल थी, ये बहुत सारे पाकिस्तान के गरीब घरानों के जो लड़के थे, जो बड़े टैलेंटेड लड़के हैं, और हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के जो गली मोहल्ले के जो खिलाड़ी हैं वो आम खिलाड़ी नहीं है, बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी निकल सकते हैं उनमें से, बड़े जुनूनी खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी जो उम्मीद है वो दम तोड़ गया मोहम्मद आमिर के इस रवैये की वजह से। शाह साहब, मैं नहीं समझता कि उम्मीद दम तोड़ी है। इससे एक आप कह सकते हैं कि मोहम्मद आमिर के कम अकली की वजह से वो जाल में फंस गए। लोग शायद यही सोचते हैं कि अगर गुर्बत अगर नाच के साथ होती है। अभी मैं समझता हूं कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूं, पाकिस्तान में नेट प्रैक्टिस पे जाते थे, सुबह 5 बजे फजर की अजान हो रही होती थी, हम घरों में पीछे से पूरी किट उठाई और जाके मीनार पाकिस्तान के अंदर, जितने भी आप देख लें, जिस तरह अभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था जी कि पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े शहर हैं जिनमें क्रिकेट के जुनूनी हैं, वो लाहौर और कराची हैं, और मेन प्लेयर्स जितने भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खेले हैं, माजी में आज भी खेल रहे हैं, वो लाहौर से हैं या कराची से हैं, क्योंकि इन दोनों बड़े शहरों में रोज़ाना की बुनियादों पर प्रैक्टिस की जाती है। और कुछ ऐसे खिलाड़ी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, 15-15, 16-16 घंटे जनाब वो अपनी स्टडी को छोड़कर क्रिकेट के साथ लगे। वसीम, यही तो अमेजिंग था कि मोहम्मद आमिर जैसा बंदा, जहां पे ना कोई नेट प्रैक्टिस होती है, मैं उस गांव में दावे से कह सकता हूं कि वहां पे कोई प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड नहीं होगी, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक गांव से है, और गांव में हम लोग जहां क्रिकेट खेलते हैं, मुझे पता है कि जहां किसी का खेत खाली हुआ वहां जाके क्रिकेट शुरू कर लिया, किसी को स्कूल के अगर कोई ग्राउंड हुई तो वहां पे जाके शुरू हो गए। तो मोहम्मद आमिर जैसे लोग जिनको कभी कोई अकेडमी में खेलने का मौका नहीं मिला, जिनको कभी किसी नेट प्रैक्टिस में उन्होंने नहीं की सुबह 5 बजे उठ के, तो ऐसे लोग अगर नेशनल टीम में पहुंच सकते हैं तो ये बड़ी अचंभे की बात थी। लेकिन अब लोगों ने जो सवाल उठाया है, पहले लोग ये दांतों में उंगलियां देके कहते थे कि ये बहुत बड़ी बात है कि गरीब घर का बच्चा जब इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के नेशनल टीम में पहुंचा, उसने अपनी जगह बनाई है अपनी मेहनत से। अब लोग क्या कह रहे हैं कि हाँ जी ये गरीबां दे पुत्र होंदे ही ऐसा नहीं, क्योंकि वो गुर्बत दूर करने के लिए उसने वो ये सारा कुछ किया कि जी पैसे रातों रात आ जाए, मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, और वो भूख अफलास जो वो मिटाने के लिए उसने ये कदम उठाया। तो ये कमर का मैं समझता हूं कि उन खिलाड़ियों के लिए जो आम घरानों से, जो मिडिल क्लास फैमिली या गरीब घरानों से हैं, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर का। उनकी हो सकता है कि हौसला शिकनी हुई है, लेकिन मोहम्मद आमिर ने भी जानबूझ के नहीं किया, कम अकली में आप कह लें कि हो गया। अब जो जुल्करनैन ने हम देखें कि पूरी जो बेवकूफ़ियाँ की हैं, अब पाकिस्तान में जब वो गया है, रहमान मलिक साहब उसको उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, वो पाकिस्तान में गया। पाकिस्तान जाने के बाद अब एक कमेटी बनाई गई है, अब उसमें माहिर नफ्सियात भी बैठे हैं कि कम से कम उसका जो दिमागी मुआयना है, सबसे पहले उन्होंने कहा जी इसका दिमागी मुआयना जो है वो किया जाए, क्या ये कोई साइको का पेशेंट तो नहीं है, नफ्सियात का मरीज़ तो नहीं है। तो अब माहिर नफ्सियात उसके दिमाग का जो है वो मुआयना करके फिर उसकी जो है वो जो कमेटी कायम की गई है उसके सामने पेश किया जाएगा। अब सवाल ये है कि शाहिद अफरीदी का, वापस मैं जो आज का आपने पॉइंट रखा था डिस्कशन का, शाहिद अफरीदी 8 जून को बुध वाले दिन अब देखें कमेटी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते, क्या वो उस कमेटी को मुस्तरद करते हैं, क्या वो भी मुस्लिम लीग नून की तरह जो कमेटियाँ कायम की जा रही हैं, कमीशन हुकूमत की जानिब से कायम किए जा रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं। तो अब ये शाहिद अफरीदी पे डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार है। पीसीबी भी लचक दिखाए, इजाज़ भट्ट साहब इसको ज़ाती अना का मसला बनाने की बजाय, वकार यूनुस इसको ज़ाती अना का मसला बनाने की बजाय पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान की बात करें, कौम की बात करें, और क्रिकेट शायकीन जो हैं उनके जज्बात की अक्कासी करें, ना कि उनके जज्बात को ठेस पहुँचाएँ। शाहिद अफरीदी ने, अगर आप उसका स्कोर देखें, हमने बात सारी की, 6,695 रन उसने बनाए हैं। अब तकरीबन उसने जो वनडे मैचेस खेले हैं, उसके बाद उसने बड़ी आला जो लगाने में वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, लेकिन सवाल ये हुआ कि अब बाज़ तबकों की जानिब से अब ये सवाल उठ रहा है कि जब से शाहिद अफरीदी को कप्तान बनाया गया है उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस 0 हो गई है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में भी उसने ये साबित किया। चले सेमीफाइनल में टीम पहुंची, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस थी एज ए प्लेयर, एज ए खिलाड़ी, उसकी परफॉर्मेंस आप देखें कि तमाम मैचेस में उसका कोई आउट क्लास स्कोर नहीं रहा, जिसकी वजह से उसकी एक पोजीशन शाहिद अफरीदी की कमज़ोर हुई कि भाई आपको कप्तान जब से बनाया है, आप ठीक है टीम को लेकर तो चल रहे हैं, लेकिन आप बताएं आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो पीसीबी ने ये कोशिश की, वकार यूनुस ने ये कोशिश की, या पीसीबी के जो हुकाम हैं
उन्होंने ये मुशावरत करके उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी को एज ए प्लेयर खिलाकर देखें। कप्तानी तो उसको हमने मौका दिया, वो अच्छा परफॉर्मेंस उसकी नहीं आ रही, अच्छे उसके रन नहीं आ रहे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ होता है शायद आपके कंधों पे, और एज ए कैप्टन तो उन्होंने समझा कि शायद एज ए प्लेयर शाहिद अफरीदी बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। अब वो शाहिद अफरीदी ने ये सोचा कि अब मैं एज ए प्लेयर कैसे खेलूँ, अब मैंने तो चार्ट का मज़ा चख लिया है, अब मैंने कप्तानी का मज़ा चख लिया है, तो वापस एज ए खिलाड़ी जाके दूसरे खिलाड़ियों की तरह मिसबाहुल हक, उसकी मैं बात कैसे सुनूं, वो खिलाड़ी मिसबाहुल हक जो शाहिद अफरीदी के अंडर खेलता था, अब शाहिद अफरीदी का वो कप्तान बन गया। अब सवाल ये है कि अब उसकी कप्तानी में शाहिद अफरीदी कैसे खेलेंगे। शाहिद अफरीदी ने श्रीलंकन लीग खेलनी है, वहाँ से पैसा कमाना है। शाहिद अफरीदी ने काउंटी खेली है, वहाँ से करोड़ों अरबों रुपए, लाखों रुपए का उसने अपना जो बजट तैयार किया है वो उसने इकट्ठा करना है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी से उसने पैसा बनाना है। तो ये उसकी एक हिकमत अमली थी शाहिद अफरीदी की, जो उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। और उसके बाद उसने ये सोचा, उसके साथियों ने ये मशवरा दिया कि जिन लोगों की मुशावरत से उसने ये फ़ैसला किया, अब उसको इस बात का एहसास हुआ है कि ये मेरा फ़ैसला जो था वो गलत फ़ैसला था। अब शाहिद अफरीदी सिर्फ ये चाह रहा है कि उसको NOC जारी कर दिया जाए, वो इंटरनेशनल क्रिकेट तो ना खेले, लेकिन काउंटियों के साथ, IPL के साथ, श्रीलंकन लीग के साथ या दूसरी जो क्रिकेट के हवाले से काउंटियाँ हैं उनके साथ वो खेले, पैसा भी बनाए और एक अच्छी लाइफ गुजारे। ठीक है, उसका हक है अच्छी लाइफ गुजारने का। अब सवाल ये पैदा है कि जब आप किसी इदारे की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हैं, क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर जब आपको भुगतने के लिए, नताइज भुगतने के लिए तैयार रहें। लेकिन यह कि शायद अफरीदी को कम अज़ कम यूनुस खान जैसे बंदे को टीम में खेलने से शायद अफरीदी को इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि अगर यूनुस खान जिसकी कप्तानी में शायद अफरीदी खेलता रहा, अगर यूनुस खान शायद अफरीदी की कप्तानी में खेल सकता है तो मेरे ख्याल में मिसबाह की कप्तानी में शायद अफरीदी को खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एतराज़ नहीं चाहिए। लेकिन जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं, वतन के लिए खेलते हैं, कौम के लिए खेलते हैं, तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें जो ज़ाती अना जो है इसको साइड पर रख के सिर्फ आप पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान के लिए खेलें, कौम के लिए खेलें। कौम जो है वो ज़ाहिर दुआ गो है जी कि अब भी कि अल्लाह करे शाहिद अफरीदी जो है वो अपना रिटायरमेंट का फैसला वापस लें और PCB का रवैया भी नरम होना चाहिए। रहमान मलिक साहब जो हैं उन्होंने पहले भी बहुत सारे मामला जो हैं वो सुलझाए हैं क्रिकेट टीम के, तो अल्लाह करे कि रहमान मलिक साहब इसमें भी इन्वॉल्व हों और शाहिद अफरीदी का जो भी मामला है वो PCB के साथ सेटल डाउन हो जाए और शाहिद अफरीदी जो है एक दफ़ा फिर ज़िम्मेदार खिलाड़ी की तरह, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि उसके ऊपर जो कुछ भी इल्ज़ामात हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्दी या वकार यूनुस जो कोच हैं टीम के, उनके साथ उनका नारवा सलूक, वो सारी चीज़ अपनी जगह पर। लेकिन एक चीज़ जो मानने वाली है वो ये है कि शाहिद अफरीदी एक ईमानदार और मेहनती खिलाड़ी हैं, इसके ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। सो इसलिए पूरी कौम ये चाहती है कि शाहिद अफरीदी एक बार फिर खेलें, सारी कौम उनको देखना चाहती है। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया आज के इस प्रोग्राम में। बाबर साहब थे मेरे साथ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से, और खालिद शहबाज चौहान स्पेन में कैटलोनिया क्रिकेट फेडरेशन के प्रेसिडेंट। वसीम तो साहब बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आइंदा भी किसी प्रोग्राम में स्पोर्ट्स के हवाले से डिस्कशन हम जरूर करेंगे, क्योंकि कोशिश करते हैं, जाहिर है आज बजट का दिन था तो कोशिश करनी चाहिए थी कि हमें बजट के ऊपर डिस्कशन की जाए, लेकिन इसलिए हमने ये बजट का मौजूद जो है वो अगले हफ्ते पे छोड़ दिया ताकि इस पूरे हफ्ते में जो डिबेट होगी असम्बली में बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी और हमारा जो बजट होता है, हमारे जो फैसले होते हैं वो शायद अफरीदी का फैसला भी उसी तरह का हो, क्योंकि हमारे जो फैसले होते हैं वो कभी हतमी फैसले नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम असम्बली में पेश करके हम वापस ले लेते हैं। हो सकता है बहुत सारी प्राइजेज़ जो हैं वो आज जो असम्बली के फ्लोर पर हमारे वज़ीर ख़ज़ाना दी हैं, कल की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर साहब उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करें या प्रेसिडेंट साहब उसकी इन्वॉल्वमेंट करें, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने जो अपनी तजावीज़ दी हैं बजट की, उन तजावीज़ पे भी सोचा जाए तो हो सकता है अगले हफ्ते तक बजट की जो सूरत है वो थोड़ी सी मोल्ड हो जाए या थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। तो इसलिए हम बजट के ऊपर बहस करेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम। आज की बात में इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।